Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, in the previous lecture we have discussed about greenhouse effect and global warming. Now let's recall the main points of previous lecture. Student, we see that our atmosphere contain by nature carbon dioxide and water vapors, and these gases can allow visible and ultraviolet rays from sun and enter into our atmosphere, but these gases does not allow the heat to escape back into atmosphere, and this effect is basically called as greenhouse effect. And this natural greenhouse effect is very important because it maintains the average temperature of earth about 15 degrees centigrade, and life on earth is possible due to natural greenhouse effect. However, human activity increase greenhouse gases, due to which earth temperature rise, and this cause global warming. Now what is global warming? Global warming is increase in the average temperature of earth's surface, land and water as well as atmosphere. We discuss some of the effect of global warming. First one, global warming cause increase in the average temperature of earth, due to which ice sheet, ice on hill and glacier become melts, due to which average rise in sea level. Second, global warming affect many things directly and indirectly, that is climate change, sea level, ozone layer depletion, crop yield, precipitation and health. Now dear student, in this lecture we explain further effect of global warming, that are: first one, डेसर्टिफिकेशन. डेसर्टिफिकेशन बच्चों कहते हैं सहरा में कन्वर्ट होने को, किसी भी जगह का सहरा में कन्वर्ट हो जाना, डेसर्ट के अंदर कन्वर्ट होना, उसको कहते हैं डेसर्टिफिकेशन. और ये देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जितना ज़्यादा हो रहा है तो उतना ही हमारी जो दुनिया के ऊपर मोस्ट ऐसी जगह हमारे पास जहाँ पर ट्रीज़ कम होते हैं वो डेसर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो जगह डेसर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ of many places, the climate become change, and due to change in climate the water cycle also change, and rain water pattern also changes in various areas of our earth, due to which some of the places become desert. Okay, तो किस तरह हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग से किसी डेसर्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, हमने देख लिया कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज होता है, आबो हवा हमारे पास गर्म हो जाती है. आबो हवा गर्म होने की वजह से रेन का जो साइकिल होता है स्टूडेंट, रेन का साइकिल चेंज हो जाता है. बारिश का साइकिल चेंज होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इलाके जो होते हैं, बहुत सारे इलाकों में बारिश का पैटर्न चेंज होने की वजह से वो डेसर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. ग्लोबल वार्मिंग से मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जिस वक्त बारिश लेट्स सपोज होनी है उस वक्त नहीं होती, और जिस टाइम नहीं होनी होती उस टाइम हो जाती है. तो इस तरह के इफ़ेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं और वो जगह सहरा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है. सेकंड हमारे पास आ जाता है इसका इफ़ेक्ट इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड आइस. लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास हमारी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से स्नो, ग्लेशियर, आइस कैप वगैरह मेल्ट हो रहे हैं एक फास्ट रेट के साथ. क्लियर? जितना हमारी दुनिया गर्म होगी तो हमारे आइस, ग्लेशियर्स वगैरह की जो मेल्टिंग रेट है वो फास्ट हो जाएंगी, और ये फास्ट होने की वजह से हमारे सी लेवल के अंदर पानी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा, और पानी का लेवल हाई होने की वजह से अक्सर क्या होता है फ्लड वगैरह के
आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग the temperature of our earth surface become increases, due to which snow, glacier, ice cap melt at faster rate, which increase the sea level and become the cause of flood. Third, sea level rise. सी लेवल कैसे राइज होता है अभी मैंने बता दिया कि एक तो ग्लेशियर वगैरह इससे पिघलते हैं। सेकंड, ग्लोबल वार्मिंग से हमने देखा कि हमारे ओशियन वगैरह के जो टेम्परेचर होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। और आपको पता है कि ओशियन के अंदर पानी होते हैं, पानी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होते हैं, उनके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होती है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से मतलब लिक्विड भी एक्सपैंड होता है, हीट एब्जॉर्व करने की वजह से वो एक्सपैंड होता है और एक्सपेंशन की वजह से सी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड इफेक्ट। एंड नाउ कम टू द फोर्थ इफेक्ट, दैट इज स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म एंड साइक्लोन। ओके, अक्सर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तूफ़ान और आंधी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या सख्त तूफ़ान और सख्त आंधी इससे प्रोड्यूस होती है। जितना ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होता है इससे इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे पास आंधी वगैरह और तूफ़ान वगैरह के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉर्म और साइक्लोन वगैरह होते क्या हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इससे किस तरह ग्लोबल वार्मिंग से किस तरह ज़्यादा या कम होते हैं। तो साइक्लोन जो होता है बच्चों, अक्सर आपने समंदरों के ऊपर धुआं सा उड़ता हुआ, गोल गोल धुआं सा उड़ता हुआ देखा होगा, यूं इस तरह। क्लियर? कहीं ना कहीं आपने इसको इस तरह देखा हुआ होगा। इसको बच्चों कहते हैं साइक्लोन। साइक्लोन सर्कुलर रोटेशन ऑफ एयर इज़ बेसिकली कॉल्ड साइक्लोन। अब ये साइक्लोन बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं? जी स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारी सन है, सन से रेडिएशन जब समंदर के ऊपर लगती है तो समंदर के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पर ये रेडिएशन बैक मतलब दोबारा बाउंस बैक होती हैं। तो ये रेडिएशन जो होती हैं समंदर के सरफेस के करीब जो गैसेस मालिक्यूल होते हैं इनको हार्ड कर लेती हैं, और हार्ड होने की वजह से वेपर फॉर्म में ये हमारे पास, आपको पता है कि हार्ड गैसेस मालिक्यूल ऊपर जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है, ये ऊपर जाते हैं। क्लियर? जब ये ऊपर जाते हैं तो स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ से एक जगह एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो गया। अब इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए होता कि इर्द गिर्द से मॉइस्ट एयर हमारे पास जो होती है, ठंडी हवा जो होती है वो इधर आती है। अब इर्द गिर्द से ठंडी हवा जब इस तरह यहाँ आएगी इस जगह को फिल करने के लिए, तो होता क्या है, वो हवा हमारे पास इस तरह गोल गोल फॉर्म में आती है। अब ये हवा इस तरह गोल रोटेशन में क्यों आती है, इसकी रीज़न एक ये बताते हैं कि हमारी ज़मीन गोल है, और गोल होने की वजह से ठंडी हवा हमारे पास यूं में, ज़मीन इस तरह है, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर सन लाइट लगती है, यहाँ पर ज़्यादा गर्म हवा होती है, ज़्यादा गर्म हवा यहाँ ही प्रोड्यूस होगी ना, सनलाइट डायरेक्टली यहाँ लगती है। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं यहाँ से ठंडी हवा यहाँ आएगी। क्लियर? यहाँ से जब ठंडी हवा आएगी तो ज़मीन की रोटेशन की वजह से ये हवा जब यहाँ आएगी इस ट्रॉपिकल रीजन में, तो ज़मीन के घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से ये सर्कुलर फॉर्म में आएगी हवा। सर्कुलर फॉर्म में आने की वजह से इस साइक्लोन का स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में बनता है। क्लियर? और सर्कुलर फॉर्म में ये बनता है और इससे हवा के अंदर बादल क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर? अब अक्सर क्या होता है, ये साइक्लोन वगैरह जो होते हैं ये समंदर से जब बाहर निकल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम समंदर से जब ये लैंड पे आते हैं तो वो तूफ़ान की शक्ल में आते हैं, और तूफ़ान की शक्ल में हमारे घरों वगैरह को या हमारे इर्द गिर्द जितनी भी मोस्ट ट्रीज़ वगैरह होती हैं इन चीज़ों को वो नुकसान पहुंचा देते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट, साइक्लोन आपको समझ में आएगा साइक्लोन होता क्या है, किस तरह बनता है। अब आते हैं ग्लोबल वार्मिंग से साइक्लोन किस तरह इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट, अभी मैंने बात की कि
जितना सनलाइट जिस एरिया के ऊपर, पानी के ऊपर जहाँ पर ज़्यादा लगेगी, वहाँ से ही हमारे पास गर्म हवा की क्रिएशन होगी। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये क्रिएट होता है कि सर हमारे पास समंदर के ऊपर ही साइक्लोन क्यों बनते हैं, सूरज तो ज़मीन के ऊपर भी लगता है। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट कि समंदर में साइक्लोन बनने की एक वजह ये होती है कि जब यहाँ से गर्म हवा ऊपर उठती है तो इसको फिल करने के लिए कोल्ड एयर का होना चाहिए, और कोल्ड एयर मोस्ट ऑफ द टाइम समंदर के अंदर हमें मॉइस्ट एयर अवेलेबल होती है, इसलिए साइक्लोन हमेशा समंदर के अंदर क्रिएट होते हैं। और जब ये साइक्लोन ज़मीन पे आते हैं तो ये ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब साइक्लोन से ग्लोबल वार्मिंग किस तरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन। जितना ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, साइक्लोन बनने के चांसेस या उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा। ओके, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस, टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस रिजल्ट इन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉम। जितना आपके पास साइक्लोन बढ़ेगा, ज़ाहिर है गर्मी से अगर साइक्लोन बनते हैं तो इसी तरह गर्मी से हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली क्या होगा, साइक्लोन बढ़ेंगे, और साइक्लोन से हमारे पास स्ट्रॉम भी क्या होंगे। साइक्लोन अगर गर्मी से ज़्यादा होते हैं तो स्ट्रॉम भी ज़्यादा ही होगा। सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। इसके अलावा फिर भी समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। चलिए हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमारे पास ब्लैंक्स नंबर 2 को छोड़कर बाकी सारे ब्लैंक्स आपके बोर्ड के स्मार्ट सिलेबस में गिवन है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें या एमसीक्यूज़ को फिल कर लें, खुद ही आप इस एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं। ओजोन इज़ प्रेजेंट इन, ओजोन आपको पता है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है। ऑल आर एयर पोल्यूशन एक्सेप्ट, कौन से एयर पोल्यूशन है, नाइट्रोजन एयर पोल्यूशन नहीं है। आपको पता है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है जबकि एयर पोल्यूशन में नहीं आता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एसिड रेन की पीएच 5.6 होती है। कोल्डेस्ट रीजन कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि याद करने का तरीका है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव लेफ्ट साइड सब पहली लेयर में, सेकंड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड मीन टू से टेम्परेचर इंक्रीज, थर्ड में हमारे पास नेगेटिव। तो थर्ड आपके पास सबसे कोल्डेस्ट रीजन होती है जिसका नाम होता है मीसोस्फीयर। ओजोन इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। The gases which is responsible for acid rain is what? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ दीज, ये सारी गैसेस एसिड रेन बनाती हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन के बेस पर हमारे पास कितने लेयर हैं हमारे एटमॉस्फेयर के? 1 2 3 4। कौन सी गैस हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से? ओजोन। लोएस्ट टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर इज -56। आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर -56 तक पहुंच जाता है। सो दीज आर एमसीक्यूज। नाउ कम टू शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमने हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड इन एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर हमारे पास किस तरह डिप्लीट होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। ऑलरेडी टॉपिक वाइज मैंने ये समझाया हुआ है, मैकेनिज्म डिटेल से समझाए। ओजोन लेयर की डिप्लीशन मैंने कहा था, जो आपको टॉपिक करवाया था वो टॉपिक का नाम था ओजोन लेयर डिप्लीशन मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एटॉमिक ऑक्सीजन। इन चार गैसेस की वजह से किस तरह ओजोन डिप्लीट होता है ये कंप्लीट मैंने आपको टॉपिक वाइज समझाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेयर। जब से ये यूनिट स्टार्ट किया था मैंने आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डिफिनीशन और एटमॉस्फेयर की डिफिनीशन करवाई है। बहरहाल फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड चेंजेस अकरिंग इन इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेज अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। गैसेज का एनवेलप या ब्लैंकेट हमारी अर्थ के इर्द गिर्द क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न नहीं है। पहला क्वेश्चन है
थर्ड है और फोर्थ है स्केच एंड डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मेंशनिंग द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। सबसे पहले आपने कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की बतानी है और उसके बाद आपने परसेंटेज उसके कंपोनेंट उसके अंदर क्या क्या होते हैं और उसकी परसेंटेज कितनी है। तो कंपोजिशन मैंने कहा था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही लेक्चर में कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमारे पास नाइट्रोजन इतना होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इतने परसेंट होते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी गैसेस होती हैं, उनकी परसेंटेज क्या है और कितने कितने परसेंट हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। तो ये वो वाला टॉपिक है, इसको आपने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर और फिगर 4.1 को आपने याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, हाउ एसिड रेन इफेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टैचू, हाउ एसिड रेन इफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। ये दो क्वेश्चन जब मैं टॉपिक समझा रहा था उस वक्त मैंने आपको एज आ होमवर्क भी दिए थे, तो ये भी क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जस्टिफाई इट। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हवा के अंदर ज़्यादा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट काज होता है, इसको जस्टिफाई करें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर प्रेजेंट तो होता है बाय नेचुरल प्रोसेस, लेकिन बाय नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको प्लांट लेते हैं और ऑक्सीजन की फॉर्म में या ग्लूकोज उसे बनाते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज लाइक हम सोर्सेज आगे देख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह किस किस सोर्स से हम इंक्रीज़ करवाते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूल की कंबस्टन या वुड को जलाने से, कोयल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा के अंदर रिलीज़ करवा रहे हैं। अब ये हवा के अंदर हम ज़्यादा इंक्रीज़ करवा रहे हैं, इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होता है, इससे क्या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है, अगर होता है तो किस तरह होता है देख लेते हैं। बाय नेचुरल प्रोसेस में स्टूडेंट हमने देखा कि कार्बन जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या विजिबल रेडिएशन, जितनी भी हमारे पास रेडिएशन होती है, कुछ रेडिएशन ओजोन एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से ज़मीन के ऊपर तो आ जाती हैं, लेकिन वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो ज़मीन जब इसको रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो इसकी वेव लेंथ वगैरह और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से ये जब दोबारा यहाँ से निकलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये तो बाय नेचुरल ही एब्जॉर्ब करते हैं ना। अब बाय नेचुरल में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तब भी ये एब्जॉर्ब तो करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैन एब्जॉर्ब all those radiations which are reflected from earth surface. These radiation are basically called IR radiation, infrared radiation. अगर ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेगा, और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल प्रोसेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम कर रहे, तो इस केस में अगर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तब भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम ही करेगा। सो सन इमिट रेडिएशन फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी, दीज रेडिएशन आर पास आउट फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर। सन से रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ज़मीन एटमॉस्फेयर से पास होते हुए हमारे ज़मीन तक आ जाती हैं। ओके, द अर्थ री इमिटेड दीज रेडिएशन एंड चेंज टू लोअर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। अर्थ क्या अगर काम करता है कि इन रेडिएशन को दोबारा रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज कर लेती हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन जो होती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है, विच आर एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, ड्यू टू दिस effect it is clear that the increase in the concentration of carbon dioxide present in atmosphere it causes greenhouse effect. okay, so ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे टॉपिक वाइज में बोर्ड के जो स्मार्ट सिलेबस हैं उसमें टॉपिक वाइज इस टॉपिक को स्किप किए हुए, लेकिन इसका क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में से उठा के दे दिए, तो इसको समझ लेते हैं।
क्वेश्चन है सबसे पहले स्टूडेंट, इन लिस्ट द सोर्सेज विच प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्सेज बतानी है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाती हैं। तो सबसे पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका फार्मूला होता है CO। तो स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स की सबसे पहली नेचुरल सोर्सेज है वोल्केनिक इरप्शन। जब हमारे पास आतिशफ़शां वगैरह का प्रोसेस होता है उस टाइम हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन होती है। ओके, वोल्केनिक इरप्शन में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन हो जाती है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब डिकम्पोजिशन होती है तो उससे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हवा के अंदर चला जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टॉर्म, जब हमारे पास तूफ़ान वगैरह होते हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जब बिजली वगैरह चमकती है तो उस टाइम हमारे पास ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कार्बन होता है उसकी इमिशन वगैरह हो जाती है। कार्बन जिस कंपाउंड के फॉर्म में होता है, लेट सपोज उसकी डिकम्पोजिशन वगैरह इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से हो जाती है और कार्बन हवा के अंदर आ जाते हैं और हवा में ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की इमिशन के दौरान नेचुरल गैस की जो फॉर्मेशन होती है वो भी आपके पास, नेचुरल गैस की फॉर्मेशन भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है। फॉर एग्जांपल किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म की डेथ वगैरह होती है तो उस लॉन्ग टर्म तक जब वो बरी होते हैं, लॉन्ग टर्म तक वो एक ज़मीन के नीचे आ जाते हैं तो नेचुरल गैस की फॉर्मेशन होती है। अब नेचुरल गैस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन ही बनते हैं, कुछ नेचुरल गैस हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में उसमें कंपाउंड बन जाते हैं, गैसियस फॉर्म में बन जाते हैं जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा सीड की जर्मिनेशन के बारे में आपकी बुक में तो लिखा हुआ है कि सीड की जर्मिनेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन होती है, लेकिन सीड जब हमारे पास सीड ग्रो करता है, सीड की जब जर्मिनेशन होती है उस वक्त ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करते हैं। ओके, दीज आर दी नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बिसाइड दिस देयर आर फॉलोइंग man-made sources of carbon monoxide which are given below। man-made sources में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड 75% कार्बन मोनोऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं ऑटोमोबाइल वगैरह की मदद से, उनके धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा सिगरेट स्मोक में भी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट पाई जाती है। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो एनिमल्स और प्लांट रेस्पायरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स में आ जाते हैं। नेचुरल सोर्सेज में कार्बन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है। नेचुरल गैस, नेचुरल फॉरेस्ट फायर, जब आप पहाड़ों के अंदर नेचुरल फॉरेस्ट फायर हो जाती है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शन आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। सो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा 2 क्वेश्चन रह जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो कि अभी हमने पढ़ लिया, और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन? डियर स्टूडेंट, वी नो दैट ओजोन can absorb ultraviolet radiation, does not allow ultraviolet radiations reaching on Earth's surface, due to which we are protecting from ultraviolet radiations, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमारी स्किन कैंसर वगैरह नहीं होता, आई की बीमारी हमारे ऊपर नहीं होती। इसके बारे में आप इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन में आप ये लिख सकते हैं कि हमारे पास ओजोन अगर ना होता तो इससे ये इफ़ेक्ट होते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ ओजोन वाला टॉपिक इसमें लिख सकते हैं जो कि हम डिटेल से हमने पढ़ लिया है। जी स्टूडेंट, चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बात की इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इफ़ेक्ट में सबसे पहले हमने बात की डिसर्टिफिकेशंस। जी स्टूडेंट, वी सी दैट
we see that global warming increase in the climate change due to water cycle change, and due to water cycle change rainwater pattern also changes, which cause desertification in different areas. Okay, third point, increase melting of snow and ice. We see that global warming causes increase in temperature, due to which snow, glacier, ice cap melted at faster rate, which increase the sea level and become the cause of flood. Next, sea level rise. Increase in temperature causes thermal expansion of water, due to which sea level rise. Point number 5, stronger storm and cyclone. We see that global warming increase the frequency of cyclone, increase in the temperature of sea surface result in the increased frequency of storm. Then we discuss the main question, that is sources of carbon monoxide. There are different sources of carbon monoxide and carbon dioxide, which we discuss that most of carbon dioxide and carbon monoxide are released in atmosphere by the emission of volcanic eruption, natural forest fire, decomposition of organic matter, and animals and plant respiration, as well as by the release of 75% carbon monoxide ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स. सो डियर स्टूडेंट, ये आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स. स्टूडेंट, आपका होमवर्क ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपने नीड्स वर्कशीट के ऊपर करने हैं अपने नोट्स से. ओके, आपको जो नोट्स अवेलेबल हैं उससे आपने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन वर्कशीट के ऊपर करने हैं. उससे पहले आपने वर्कशीट के ऊपर क्या करने, राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्कशीट. ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट, जो लास्ट टॉपिक हमारा था, उसको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो हैं, इन सब शॉर्ट क्वेश्चन को आपने क्या करना है, वर्कशीट के ऊपर अपने नोट से लिखना है. ओके स्टूडेंट, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़.